हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद श्रीमान में। हम अपने इस वीडियो की सहायता से लगातार आपके सामने मनोविज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले अधिगम को पढ़ा, उसके बाद हमने वृद्धि विकास का अध्ययन किया और आज उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांतों के विषय में, जिसमें आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे कि व्यक्तित्व क्या है और मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने क्या विचार प्रस्तुत किया है। तो इन दोनों ही टॉपिक्स को आज हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व की बहुत ही ऐसा अनोखा शब्द नहीं है जिससे हम लोग परिचित नहीं हैं। व्यक्तित्व, जिसे इंग्लिश में हम लोग पर्सनालिटी कहते हैं, अक्सर सामान्यतः लोग इस शब्द का प्रयोग करते हुए सुने जाते हैं कि अमुक व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, अमुक व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो सोचे कि यह शब्द कहने से पहले एक व्यक्ति क्या इवैल्यूएशन करता होगा, या उस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या देखता है कि वो कहता है कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है या उसकी पर्सनालिटी बहुत बुरी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस बात पर अध्ययन करने या इसको हम ध्यान देने का प्रयास करें तो हमको देखते हैं कि प्रथम दृष्टिया तो हम व्यक्ति के जो शारीरिक स्ट्रक्चर उसका होता है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी कद काठी, उसका चेहरा कैसा है, गेहुआ रंग है, गोरा है, काला है, कैसा है, इन सभी चीज़ों के आधार पर हम क्या करते हैं, इसका निर्धारण करते हैं कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है। इसका मतलब सामान्यतः जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं पर्सनालिटी, वो बालक के या व्यक्ति के किसी एक बाह्य ढांचे की तरफ इंडिकेट करती है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ केवल ये एक ही पक्ष जो है व्यक्तित्व के निर्धारण में अहम भूमिका नहीं निभाता है, बल्कि इसके अतिरिक्त भी एक और पक्ष है जिसे हम लोग प्रत्यक्षता नहीं देखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से व्यवहारों के माध्यम से हम व्यक्ति के उसी पक्ष को देखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं उसका मानसिक पक्ष, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने अप्रत्यक्ष गुणों को व्यवहारों के माध्यम से प्रदर्शित करता है। तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि दो पक्ष होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में अपना योगदान करते हैं। पहला पक्ष शारीरिक पक्ष है और दूसरा उसका मानसिक पक्ष। इन दोनों पक्षों के द्वारा ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कौन है? क्या वह व्यक्ति खुद अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है या कोई दूसरा? तो अगर इस प्रश्न का उत्तर जानना हो तो आप ये तय करिए कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में लोगों की राय क्या है। आप देखेंगे कि एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को अलग अलग लोग अलग अलग रेंज देने वाले हैं। कोई कहता है कि उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, कुछ कहता नहीं ठीक ही है, कुछ कहता नहीं उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। इसका मतलब व्यक्ति एक है, उसका व्यवहार एक है, फिर भी उसके व्यक्तित्व अलग अलग क्यों हैं? उसका कारण यह है कि उस व्यक्ति का जो भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक उसी रूप में हम उस व्यक्ति को व्यक्त करने के लिए किसी शब्द का चुनाव करते हैं। तो कहते हैं बहुत अच्छी पर्सनालिटी है या कहते हैं कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी नहीं है। इसका मतलब एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण जो है अप्रत्यक्ष रूप से वही करता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है? तो दूसरे लोग। यानी कि एक जो समाज है वो आपके व्यवहारों को और आपके बॉडी स्ट्रक्चर को देखने के बाद ही क्या करता है? आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो आपके शारीरिक पक्ष और आपके मानसिक पक्ष दोनों पर डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति अपने गुणों की सहायता से, उन गुणों में दोनों गुण आ जाएंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, जब भी हम कह रहे हैं कि व्यक्तित्व के अंतर्गत गुणों का, तो यहां हमारे गुणों से आशय दोनों प्रकार के गुण हैं। वो दोनों प्रकार के गुण कौन कौन से हैं? पहला शारीरिक और दूसरा कौन सा है? मानसिक। यानी व्यक्तित्व के निर्धारण में एक व्यक्ति अपने गुणों की सहायता से, यानी शारीरिक गुण और मानसिक गुण, शारीरिक गुण को हम प्रत्यक्ष गुण भी कह सकते हैं। क्यों प्रत्यक्ष गुण कह सकते हैं? क्योंकि शारीरिक संबंधी जो गुण होते हैं उन्हें देखने के लिए या उनका सेंसेशन करने के लिए, उनका प्रत्यक्षण करने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए शारीरिक गुणों को हम कहते हैं प्रत्यक्ष गुण, तथा मानसिक गुण को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष गुण। अप्रत्यक्ष गुण। अप्रत्यक्ष गुण क्यों कहते हैं? क्योंकि मानसिक पक्षों से संबंधित जितने भी गुण व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं
उन्हें आप तब तक प्रत्यक्षीकृत नहीं कर सकते हैं जब तक कि वह व्यक्ति उस गुण से संबंधी कोई व्यवहार न करे, और उन्हीं व्यवहारों के माध्यम से ही आप जान सकते हैं कि उस के अंदर कौन कौन से गुण हैं और उसकी मात्रा कितनी है। जैसे कि एक व्यक्ति बुद्धिमान है कि नहीं है, कैसे जानेंगे? जब तक कि वह कोई व्यवहार नहीं करता है। यानी कि जो मानसिक पक्षों से संबंधित जितने भी गुण आते हैं, उन गुणों को प्रदर्शित होने के लिए या अभिव्यक्त होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है। तो जिन गुणों को अभिव्यक्त होने के लिए एक माध्यम के रूप में व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है, वो माध्यम के रूप में किसका चयन करते हैं? व्यवहार का। तो व्यवहारों के द्वारा जो गुण प्रदर्शित होते हैं उन्हें हम कहते हैं अप्रत्यक्ष गुण। और जिन गुणों का प्रत्यक्षीकरण हम बिना किसी माध्यम के कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यक्ष गुण। तो प्रत्यक्ष गुण के अंतर्गत शारीरिक गुण आते हैं और अप्रत्यक्ष गुण के अंतर्गत कौन से आते हैं? मानसिक गुण। अब इन दोनों गुणों की सहायता से एक व्यक्ति जो अपनी एक छाप समाज के ऊपर छोड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहते हैं। तो वह अपने गुणों की सहायता से जो भी तो अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग छाप छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग लोगों के प्रति अलग अलग होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि व्यक्ति तो एक होता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व बताने वाले जो लोग होते हैं वो अलग अलग बताते हैं। कोई अच्छा बताता है, कोई बुरा बताता है, कोई सामान्य बताता है। इसका कारण यही है क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने व्यवहार की सहायता से जिन गुणों को व्यक्त किया है आपके सामने वो अलग अलग है। वो सबके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करता है। इसीलिए उस एक व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज के लोग अलग अलग आकलन करते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण किसके द्वारा होता है? तो उसके गुणों के द्वारा। वो गुण कितने प्रकार के होते हैं? दो, प्रत्यक्ष गुण और अप्रत्यक्ष गुण। और इन दोनों ही गुणों की सहायता से वह व्यक्ति जो एक छाप छोड़ता है, किसके ऊपर छाप छोड़ता है? तो समाज के ऊपर, समाज के लोगों के ऊपर जो एक छाप छोड़ता है, वही छाप क्या कहलाती है? वही छाप कहलाती है व्यक्तित्व। तो सामान्य सी भाषा में आपने व्यक्तित्व को समझा। सामान्य से कह सकते हैं कि व्यवहारिक भाषा में आपने समझा कि वास्तव में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार से होता है। चलिए अब इस परिप्रेक्ष्य में हम कुछ परिभाषाओं को देख लें कि व्यक्तित्व की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो व्यक्तित्व को परिभाषित करते समय अगर हम देखें दो मनोवैज्ञानिक, जैसे मनोवैज्ञानिक पहले हैं गिलफोर्ड। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। सिंपल सा कि गुण को आपस में मिला दीजिए, वो सब मिलकर क्या करेंगे? एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। अगर आप दूसरे देखें तो वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, कि एक व्यक्ति जो व्यवहार करता है उनकी समग्र विशेषताओं को आप जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण उसी से होगा। तो इस रूप में हमने दो मनोवैज्ञानिकों को देखा। तो गिलफोर्ड ने क्या कहा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, मतलब ढेर सारे गुण जो आपके अंदर पाए जा रहे हैं उन सभी गुणों को आपस में मिला दीजिए तो उसी के द्वारा क्या होता है? एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो एक व्यवहार समाज के सामने प्रदर्शित करता है, उन्हीं सभी व्यवहारों की समग्र पूरी विशेषताओं को अगर निचोड़ ले लिया जाए तो उससे क्या बनता है? एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन सभी परिभाषाओं के अंतर्गत कोई न कोई पक्ष जरूर अधूरा सा छूट सा जाता है। इस परेशानी से, यानी कि व्यक्तित्व की एक व्यापक परिभाषा की अभाव में आल्पोर्ट ने क्या काम किया कि ढेर सारी परिभाषाओं का, लगभग 50-49 परिभाषाओं का अध्ययन किया और उस अध्ययन के परिणाम से उन्होंने सन 1937 ईस्वी में एक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की। किसने व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की? तो आल्पोर्ट ने। आल्पोर्ट ने क्या कहा? आल्पोर्ट ने जो परिभाषा दी वो अपने आप में लगभग पूर्ण है। आल्पोर्ट ने कब कहा था? सन 1937 ईस्वी में। आल्पोर्ट ने क्या कहा कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का,
अब देखिए अल्पोर्ट ने यहाँ क्या कहने का प्रयास किया है कि जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक यानी कि मानसिक और दूसरा शारीरिक, मानसिक मतलब अप्रत्यक्ष गुण और शारीरिक मतलब प्रत्यक्ष गुण, तो मनोशारीरिक यानी कि दोनों प्रकार के गुण। इसका मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में केवल शारीरिक पक्ष अहम भूमिका नहीं निभाते हैं और न ही केवल मानसिक पक्ष अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि दोनों ही पक्षों का योगदान है। तो क्या कहा उन्होंने, उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील, गत्यात्मक संगठन है जो उसका, किसका, व्यक्ति का, जो उसका वातावरण, जो उसका वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करता है। ये अल्पोर्ट की पूरी परिभाषा है। इस परिभाषा में आप क्या देख रहे हैं, इस परिभाषा में उन्होंने हर एक चीज को बता दिया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक, ये ध्यान देने वाली बात है कि उन मनोशारीरिक मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों ही गुणों का क्या है, एक गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में जब संगठित होंगे मिलकर तो वो जो संगठन क्रिएट होगा वो कैसा होगा, गत्यात्मक होगा। ये नहीं कि हमारे मानसिक और शारीरिक गुण आपस में मिले और जो संगठन बना वो आजीवन बना ही रह गया, नहीं, वो लगातार बदलता रहेगा। लगातार जैसे रोज का रोज नहीं बदलेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे बदलता रहता है। उसका कारण ये होता है कि हम लगातार जैसे जैसे परिपक्वता की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, समाज में अंतःक्रिया के परिणाम से अनुभव प्राप्त कर रहे होते हैं, तो लगातार क्या हो रहा है, हमारे स्किल डेवलप हो रहे होते हैं, कह सकते हैं हमारे गुणों में परिवर्तन हो रहा होता है। तो जब किसी संगठन में इन्वॉल्व जो गुण है वो परिवर्तित हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या क्या और बदल रहा है, तो फिर वो संगठन भी कहाँ स्थिर रह गया, वो भी क्या है, परिवर्तनशील ही है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन, जो संगठन क्रिएट होगा वो कैसा होगा, परिवर्तनशील होगा। क्या अच्छा ये संगठन बना क्यों, इसका क्या उद्देश्य था, जो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक गुण हैं वो आपस में संगठित होकर एक संगठन का निर्माण अगर कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है, आगे लिखा है, जो उसका वातावरण के साथ क्या स्थापित करते हैं, अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मनो और शारीरिक गुण होते हैं, ये जो आपस में मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं, उस संगठन के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समायोजन स्थापित करना, किसके साथ, वातावरण के साथ। और इन्होंने कहा कि जो वो समायोजन स्थापित करेगा वो कैसा होगा, अनूठा होगा, यूनिक होगा, मतलब वैसा समायोजन किसी और व्यक्ति का नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वो संगठन बना है वो किसके आधार बना है, उस व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक गुण के आधार बना है। और हमने वृद्धि और विकास में एक सिद्धांत पढ़ा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, कि बालक का जो वृद्धि और विकास है, यानी जो उसका शारीरिक और मानसिक जो विशेषताएं हैं वो क्या है, वो परस्पर एक दूसरे से भिन्न होती हैं। तो चूंकि जब वो भिन्न है तो संगठन भिन्न, जब संगठन भिन्न है तो वातावरण के साथ जो समायोजन होगा वो भी क्या होगा, भिन्न ही होगा। तो जब वो समायोजन भिन्न होगा तब एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा वो भी किसी दूसरे व्यक्ति के समान कभी नहीं हो सकता है। तो अल्पोर्ट ने अपनी इस परिभाषा में यही समझाने का प्रयास किया है कि कौन कौन से गुण, मानसिक और शारीरिक गुण दोनों का योगदान होता है। ये दोनों गुण आपस में मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं जो कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उस व्यक्ति का वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना। यानी कि हमारा व्यक्तित्व निर्मित कैसे हो रहा होता है, जब हम समाज के साथ समायोजित होने का प्रयास कर रहे होते हैं। और इसी प्रयास की प्रक्रिया में हम अपने व्यवहारों के माध्यम से, हम अपने फिजिकल अपीयरेंस के माध्यम से समाज के ऊपर क्या छोड़ रहे होते हैं, अपनी एक इमेज छोड़ रहे होते हैं। और वही क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व होता है।
फिर सन 1937 में जब उन्होंने अपने इस सिद्धांत को दिया तो सन 1961 ईस्वी में उन्होंने एक संशोधन किया। उन्होंने क्या कहा, ये सारा कुछ नहीं, उन्होंने एक कहा ना कि वातावरण के साथ अनूठा समायोजन। तो यहां से लेकर वातावरण के साथ अनूठा समायोजन, इन्होंने इसके स्थान पे एक नए वर्ड का प्रयोग किया, विशिष्ट व्यवहार तथा विचार। किसके स्थान पे किया ये? उन्होंने इसके स्थान पे वातावरण के साथ अनूठा समायोजन हटाकर उसके स्थान पर उन्होंने क्या शब्द जोड़ दिया? विशिष्ट व्यवहार तथा विचार। तो अगर आपसे कोई पूछे आलपोर्ट ने अपनी परिभाषा में संशोधन किस सन में किया, तो सन 1961 में किया। आलपोर्ट ने अपनी परिभाषा कब प्रस्तुत किया, तो आलपोर्ट ने अपनी परिभाषा सन 1937 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इसमें संशोधन कहाँ हुआ या संशोधन के बाद क्या शब्द जोड़े गए, तो विशिष्ट व्यवहार तथा विचार। आलपोर्ट ने अपने इस परिभाषा को प्रस्तुत करने के लिए कितनी परिभाषाओं का अध्ययन किया, तो एग्जैक्ट देखेंगे तो 49 है उनकी संख्या, लेकिन अगर ये भी लिखा रहे कि लगभग 50, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो यहां तक में हमने क्या देखा कि व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया। सामान्यतः अगर हम देखें तो व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी, PERSONALITY। तो ये जो पर्सनालिटी एक शब्द है ना, वो लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है जिसको हम क्या बोलते हैं, वो शब्द क्या है, पर्सोना, PERSONA। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्सनालिटी किस लैटिन भाषा के शब्द से बना है, तो आप कहेंगे पर्सोना से बना है। और पर्सोना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पर्सोना का शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा क्या होता है? मुखौटा आप देखेंगे जब भी कोई पात्र किसी और का अभिनय कर रहा होता है, ऐसा रामलीलाओं में आप देखेंगे तो कोई रावण बना होता है, कोई राम बना होता है, कोई हनुमान बना होता है, तो क्या करते हैं, एक मुखौटा अपने चेहरे पर, या तो वो प्लास्टिक वाला मुखौटा, या तो वो क्या करते हैं, अपने चेहरे के ऊपर वो ढेर सारे केमिकल्स की सहायता से, पाउडर, क्रीम वगैरह की सहायता से क्या करते हैं, एक गेटअप तैयार करते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं वो आते हैं और फेस पे आपके थोड़ा बहुत मेकअप कर देते हैं और आपका जो रंग जो हो जाता है, जो आपका अपीयरेंस फिजिकल हो जाता है, वो उनके समान कहीं ना कहीं हो जाता है। तो या तो आप ऊपर से एक मुखौटा पहन लेते हैं तो भी उनके समान दिखने लगते हैं, जैसे आप देखेंगे रावण के समान दिखने के लिए मुखौटा पहन लिया जाता है। तो वो मुखौटा क्या दिखा रहा होता है कि आप फिजिकली रावण के समान दिख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो पर्सनालिटी का ये जो लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना, ये पर्सनालिटी के बहुत ही एक सतही से अर्थ को लेकर, या कह सकते हैं कि एक ही भाग को प्रदर्शित कर रहा है। किस भाग को? केवल शारीरिक को, मानसिक को इसने नहीं टच किया। यानी कि जो शाब्दिक अर्थ है वो बहुत ही संकुचित अर्थ रखता है। लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि पर्सनालिटी जो है वो किस भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो लैटिन भाषा के शब्द से। वो शब्द क्या है? पर्सोना, और उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुखौटा। लेकिन ऐसे नॉर्मल से आप बात करें तो मुखौटा क्या होता है? अच्छा, क्या हम लोगों के पास कोई मुखौटा है? हम लोगों ने तो कोई यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप वगैरह नहीं कराया है, तो क्या हमारे ऊपर कोई मुखौटा है? तो अगर आप सोचेंगे कि हमारे पास भी कोई मुखौटा है, तो उसका आंसर है हाँ है। उसका जवाब इसलिए हाँ है क्यों? क्योंकि मुखौटा क्या काम करता है? मुखौटा वह होता है जो हमारी वास्तविकता को छुपा देता है। तो क्या हम जैसे हैं वैसे ही समाज में अपने आप को प्रकट करते हैं? एकदम नहीं। हम अपने उस व्यक्तित्व को ही प्रकट करने का प्रयास करते हैं जिसे समाज स्वीकार करता है। यानी कि हम अपने बुरे व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व के बुरे पक्ष को क्या करते हैं? छुपा कर रख लेते हैं। तो अगर हम अपने व्यक्तित्व के बुरे पक्ष को छुपाते हैं तो किससे छुपाते हैं? एक मुखौटे से छुपाते हैं जो हमारे चेहरे पर है। और इसीलिए आप इसकी जब सिद्धांत के आगे बढ़ेंगे, सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को जब पढ़ेंगे तो उसमें उसका एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, तो वो मुखौटा कैसे कार्य करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम देखेंगे मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। अभी तक हमने क्या किया? हमने सिर्फ ये देखा कि व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व की परिभाषाएं क्या है। उसमें से आलपोर्ट को विशेष संदर्भ में देखा कि इनकी परिभाषाओं का क्या अर्थ है। और अब हम क्या देखेंगे? फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत।
चलिए, ठीक, जैसा कि हेडिंग ही है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्रायड कौन है? तो सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक है, और जो ये मनोवैज्ञानिक हैं ये कहाँ के? वियना के हैं। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। तो जो सिगमंड फ्रायड है, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया है इन्होंने, ये कहाँ कराने वाले हैं? वियना, ऑस्ट्रिया के। और इन सिगमंड फ्रायड को ही मनोविश्लेषणवाद का जनक भी कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रायड किस वाद के या किस संप्रदाय के जनक हैं? तो मनोविश्लेषणवाद के। मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के क्या हैं? जनक हैं। और इन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत किसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है? व्यक्तित्व को। किसके सहारे? तो मन के सहारे। तभी तो उनका सिद्धांत या संप्रदाय का नाम मनोविश्लेषणवाद है। इसका मतलब इन्होंने व्यक्तित्व को किसके आधार पर समझाने का प्रयास किया है? तो मन के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। और इन्होंने, यानी कि फ्रायड ने क्या किया? उन्होंने मन के आधार पर जब समझाने का प्रयास किया तो मन के उन्होंने दो पक्षों की बात की, आकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक मॉडल। यानी कि मन के अंतर्गत के दो मॉडल पाए जाते हैं। आकारात्मक को इंग्लिश में टोपोग्राफिकल मॉडल और ये डायनेमिक मॉडल। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो आकारात्मक मॉडल के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं: चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। गत्यात्मक मॉडल के अंतर्गत इदम, अहम और परा अहम, इद, ईगो और सुपर ईगो। तो कभी कभी तो यही पूछ देता है कि कौन सा आकारात्मक मॉडल के अंतर्गत है और कौन सा गत्यात्मक मॉडल के अंतर्गत है। यहां से वो कंफर्म में आ गया। अब यहां पे हम देखेंगे कि मन के अगर ये दो भाग हैं तो दोनों में अंतर क्या है। तो नाम से ये स्पष्ट है कि एक आकारात्मक है, मतलब यहां पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है या आकारात्मक मॉडल के द्वारा कोई कार्य का संपादन नहीं होता है या किसी प्रकार की इच्छाओं को उत्पन्न नहीं किया जाता, बल्कि ये आकार है, मतलब एक आकार है, ये स्थान है। कह सकते हैं कि गत्यात्मक मॉडल के अंतर्गत जो ये तीन घटक हैं, इदम, अहम और परा अहम, जब ये आपस में अंतः क्रिया करते हैं या कह सकते हैं कोई कार्य करते हैं, तो वो कहाँ करते हैं? यही चेतन, अचेतन और अर्धचेतन में। तो यानी कि ये कार्य स्थल हैं किनका? इदम, अहम और परा अहम का। समझ में आ गया? अब हमको ये देखना है कि चेतन मन क्या होता है। तो अगर एक लाइन देखा जाए तो चेतन मन क्या है? कॉन्शियस माइंड। चेतन मन का आशय है कि इस मन के अंतर्गत ऐसी इच्छाएं या प्रवृत्तियां सक्रिय रहती हैं जिन्हें समाज क्या करता है? स्वीकार करता है। यानी कि शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं कि चेतन मन में सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छाएं, सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छाएं सक्रिय रहती हैं। एक लाइन में इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं कि चेतन मन क्या है? तो चेतन मन जो है वो सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छाओं का एक घर है, एक स्थान है चेतन मन। ठीक, यानी कि एक तरह से जो भी कुछ हम सोच विचार रहे होते हैं सब कुछ कॉन्शियस माइंड में ही हो रहा होता है। जैसे आप देखें कि एक कंप्यूटर के अंतर्गत जो काम रैम के अंतर्गत होता है वही काम यहाँ होता है। समझो कि ये मेन है, हमारी बुद्धि यही वर्क करती है। जो चीज हमारे दिमाग में इसमें चल रहा है वो कहाँ है? चेतन मन में। चेतन मन के बाद अचेतन मन में। अचेतन मन मतलब क्या होता है कि जो चीजें समाज के रूप से स्वीकृत हैं वो चेतन मन में, तो यानी कि जो नहीं स्वीकृत है वो कहाँ जाएंगी? वो सीधे आती हैं अचेतन मन में। तो आप कह सकते हैं अचेतन मन में क्या होता है? तो सामाजिक रूप से अस्वीकृत इच्छाएं यहां होती हैं, या कह सकते हैं दमित इच्छाएं।
एक सदमी ये भी कह सकते हैं दमित इच्छाएं, क्योंकि भैया जिसको समाज स्वीकार नहीं करेगा उससे हम क्या करेंगे, उन इच्छाओं को दबा देंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम समाज के समक्ष एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति दिखना चाहते हैं। ये तो है कि उस मुखौटे कमाल कि हम अपने बुरे व्यक्तित्व को छुपा लेते हैं और अच्छे व्यक्तित्व को सामने दिखाते हैं। यानी कि हम चाह कर क्या करते हैं, अपने बुरे वाले व्यवहार को आपके सामने प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो वो सारी इच्छाएं जो हमारे अंदर उठी तो लेकिन समाज के दृष्टिकोण से बुरी है, तो हमारा दिमाग क्या कहेगा, हमारा दिमाग कहेगा कि ये व्यवहार या ये इच्छा की पूर्ति करना अभी संभव नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इच्छा का दमन करना पड़ेगा। और जब आप उस इच्छा का दमन कर देंगे तो वो इच्छाएं कहाँ चली आएंगी, अचेतन मन में। तो अचेतन मन में कैसी इच्छाएं आती हैं, तो सिंपल सा करिए, सामाजिक दृष्टि से जो इच्छाएं बुरी होती हैं, यानी कि वो इच्छाएं कैसी होती हैं, असामाजिक होती हैं, अनैतिक होती हैं। यानी कि अचेतन मन में कैसी इच्छाएं आती हैं, तो असामाजिक इच्छाएं आती हैं, असामाजिक, अनैतिक, सिंपल सा क्या कर सकते हैं, बुरी इच्छाएं आती हैं, वो इच्छाएं जिनका हम दमन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से और उठ सकता है कि क्या अचेतन मन केवल बुरी इच्छाओं का ही एक घर है? तो आप कहेंगे नहीं, बल्कि उन इच्छाओं का घर है जिसका व्यक्ति ने किसी कारण से दमन कर दिया है। अब देखिए, दमन तो हम बुरी इच्छाओं का भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि व्यक्ति को अपनी अच्छी इच्छाओं का भी दमन करना पड़ता है। कोई चीज ऐसी भी हो सकती है कि चाहकर भी उस इच्छा की पूर्ति करना संभव नहीं है, जबकि वो इच्छाएं क्या हो सकती हैं, अच्छी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वित्तीय कारणों से या अन्य किसी कारणों से हम उसे उस समय पूरा नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, आपको उन इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप शुगर के पेशेंट हैं और आपने अचानक से बेनीराम की इमरती देखी, गुलाब जामुन देखा, आपको खाने की इच्छा जाहिर हुई, तो आप उस इमरती को या उस गुलाब जामुन को खाने की जब इच्छा आपके अंदर हुई, तो आपकी बुद्धि क्या कर रही है, आपकी बुद्धि उस इच्छा को तुरंत दमन करेगी, भैया नहीं खाना है क्योंकि आप शुगर के पेशेंट हैं, आपके लिए हानिकारक है। तो ये इच्छा आपकी बुरी नहीं है, लेकिन हेल्थ कॉन्शियसली बुरी है, इसलिए आपने स्वतः ही इसको क्या कर दिया, दबा दिया। या किसी महंगे फोन को देखकर आपको उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है, लेकिन पैसे नहीं है, तो इकोनॉमिक कारणों से हमने क्या किया, उस इच्छा को उस समय तो दबा ही दिया। तो ज्यों ही आपने उस इच्छा का दमन किया, तो इच्छाएं चेतन मन में से कहां चली आती हैं, अचेतन मन में आती हैं। यानी अचेतन मन में दमित इच्छाएं होती हैं, और वो अच्छी इच्छाएं भी हो सकती हैं और वो बुरी इच्छाएं भी हो सकती हैं। कॉमन क्या है, वो दमन उनका जरूर किया गया है। तीसरा है अर्धचेतन, यानी कि सेमी सब कॉन्शियस माइंड। अच्छा, फ्रायड ने इसे एक बहुत ही अच्छा नाम दिया है कि ये एक ब्रिज है, यानी कि पुल के समान कार्य करता है। किनके बीच पुल का काम करता है, तो चेतन मन और अचेतन मन के मध्य में ये अर्धचेतन मन क्या करता है, एक पुल का कार्य करता है, और दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही इसमें चीजें क्या होती हैं, गतिशील होती हैं। या ये कह सकते हैं कि जो चीजें हमारी तात्कालिक स्मृति में नहीं होती हैं, लेकिन थोड़े से प्रयास के बाद उन्हें याद किया जा सकता है, या थोड़े से प्रयास के बाद उसे तात्कालिक स्मृति में लाया जा सकता है, तो समझिए कि वो इच्छाएं कहाँ होती हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत आने वाली इच्छाओं को या रहने वाली डेटा को या सूचना को हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से ही प्रयास में रिकॉल और रिकॉग्निशन कर सकते हैं। यानी कि थोड़े से ही प्रयास में जो इच्छाएं तुरंत चेतन मन में पहुंच जाती है, वो कहां होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में। ये याद रखिएगा। दूसरा क्या याद रखना है कि अर्धचेतन मन चेतन और अचेतन के बीच में ब्रिज का कार्य करता है। कौन, सबकॉन्शियस माइंड। किसके बीच, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के मध्य में किसका काम करता है, एक ब्रिज का कार्य करता है। तो ये क्या है, ये अकारात्मक पक्ष है, जिसमें चीजें सक्रिय रहती हैं, जिसमें इच्छाएं सक्रिय रहती हैं। उसी ढंग से अगर हम इस गत्यात्मक मॉडल की तरफ आए, तो इसमें भी तीन चीजें दिखेंगी, इदम, अहम और परा अहम। इसमें हम इदम की पहले अगर बात करें, तो चलिए थोड़ा इधर देख लेते हैं। तो पहला इसमें से किसको देख लेते हैं, इदम को। क्या है इदम, तो यही वो ऐसा गत्यात्मक मॉडल के अंदर पहला जो घटक इदम है, इसी को बालक क्या करता है, जन्म के साथ लेकर पैदा होता है। यानी कि बालक जब पैदा होता है तो उसके अंदर व्यक्तित्व का एक घटक होता है, उसे हम कहते हैं इदम। अब ये देखना हो कि इदम किस कार्य में व्यक्ति को प्रेरित करता है, या क्या इच्छाएं उसके अंदर पनपती हैं, विकसित होती हैं। तो आप सिर्फ बालक को देखिए
कि पैदा होने के बाद के कुछ महीनों तक बालक किस तरह का व्यवहार करता है, तो आपको नजर आएगा कि बालक जो है कहीं ना कहीं बहुत ही स्वार्थी होता है। वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का ही पूरा प्रयास करता है, दूसरों से उसे कोई मतलब नहीं है। उसके उस प्रयास के अंतर्गत दूसरों को कोई ठेस लग रही है, उनका कोई अहित हो रहा है, लेकिन बालक का इसमें आप देखेंगे कि बालक उन सारी चीज़ों से बालक आपके बालों को नोच के खींचता है, आप चिल्ला रहे होते हैं लेकिन बालक हंस रहा होता है। ये सारी इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? उसके इदम से। तो सबसे पहली बात हमने क्या कहा आपसे कि इदम बालक में जन्म के साथ होता है। नहीं तो सबसे पहली बात तो यही है कि इदम की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है। क्यों जन्मजात होती है? क्योंकि ये बालक में जन्म के साथ यही पैदा, इसका तो ये जन्मजात है। अब इदम व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की इच्छाओं को उत्पन्न करता है या कौन से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? तो ये जानते हैं कि इदम के द्वारा ही व्यक्ति क्या करता है? इंद्रिय जनित सुखों की खोज करता है। इंद्रिय जनित सुखों की खोज करता है। यानी कि एक बालक जितना भी सुख की खोज में आगे बढ़ता है या व्यवहार करता है, तो वो सारा का सारा जो उसे प्रेरणा मिली है वो कहाँ से मिली है? इदम से मिली है। एक सिंपल सा अर्थ में कहते हैं कि इदम जो है वो आनंद के सिद्धांत को फॉलो करता है, वो अपने आनंद की बात करता है। कह सकते हैं ना कि आनंद के सिद्धांत का अनुसरण करता है। यानी कि इसकी अवधारणा क्या है? ईद की अवधारणा बस यही है कि अपना काम है बनता और भाड़ में जाए जनता। तो उसे दूसरों के सुख दुख से मतलब नहीं है, बल्कि किसके सुख से मतलब है? स्वयं के सुख से मतलब है। यानी कि वो पूर्णतः स्वार्थी है। आप देखेंगे कि बालक जो भी व्यवहार करता है, क्योंकि बालक देखेंगे प्रारंभिक अवस्था में ना तो वो सामाजिक बिहेवियर करता है, ना तो वो नैतिक आचरण करता है। इसका मतलब वो सब किसके अधीन कार्य कर रहा है? इदम का। इसका मतलब इदम की प्रकृति असामाजिक, अनैतिक, वो कैसा इसकी प्रकृति हो जाएगी? असामाजिक, अनैतिक, या कह सकते हैं बुरी इच्छा है। ये सारी कुछ कहाँ होती है? किसकी देन है? वो सब इदम की देन है। क्योंकि वो क्यों करता है? आनंद की प्राप्ति के लिए करता है, वो इंद्रिय जनित सुखों की खोज के लिए करता है। यानी कि यह व्यक्ति को विलासता पूर्ण जीवन यापन करने के लिए प्रेरित कर रहा होता है। यानी कि इसकी प्रकृति एक तरह से भौतिकतावादी है। ये सुखदायक, ये सुख की प्राप्ति करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और इस चक्कर में किसकी परवाह नहीं करता है? समाज की परवाह नहीं करता। ये ध्यान देने योग्य बात है कि इदम जो है इन सभी चीजों की प्राप्ति में किसका प्रयास करता है? तो किसका ध्यान नहीं रखता है? तो समाज की परवाह नहीं करता है। समाज की परवाह नहीं। अब जो कारक समाज की परवाह नहीं करेगा तो समाज उसकी क्यों परवाह करेगा? सिंपल सा इसका अर्थ यह है कि यदि आप इदम के अधीन अपना व्यवहार रखेंगे तो आप समाज की परवाह करेंगे नहीं। तो जब समाज की परवाह नहीं करेंगे तो समाज भी आपका परवाह नहीं करेगा और तब आपका व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। तो ये बात ध्यान देनी है। एक बात और ध्यान देनी है कि ये केवल इंद्रियजनित सुखों के लिए व्यक्ति को प्रेरित नहीं करता है, बल्कि ये अपने हर प्रकार की इच्छा की तात्कालिक पूर्ति चाहता है। ये चाहता है कि जो हमने इच्छा यहाँ पे उत्पन्न की है इसकी पूर्ति तुरंत हो जाए। तो यह व्यक्ति को अपनी इच्छा की तात्कालिक पूर्ति के लिए भी क्या कर रहा होता है? प्रेरित कर रहा होता है। समझ गए इदम क्या होता है? ठीक, अब आते हैं दूसरे पर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और जान लेना बहुत जरूरी है कि इदम अगर ऐसी प्रवृत्ति रखता है, कैसी प्रवृत्ति रखता है? इंद्रियजनित सुखों की खोज के लिए वो समाज की परवाह नहीं करता है, तो जैसा व्यक्ति रहता है उसी प्रकार के वो वातावरण में रहना भी पसंद करता है। तो ये असामाजिक, अनैतिक जो व्यक्ति है, जो कारक, वो कहाँ रहेगा? तो यहाँ ऐसा कौन है जो असामाजिक, अनैतिक टाइप के लोगों को रखता है? तो अचेतन मन। इसका मतलब इदम जो है वो कहाँ क्रियाशील रहता होगा? अचेतन मन में। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इदम जो है वो कहाँ सक्रिय रहता है? तो आप क्या बताएंगे? अचेतन मन में। चलिए अब ईगो को देखते हैं। इस क्रम में अब ईगो के स्थान पे पहले परा अहम को देख लेते हैं, सुपर ईगो। तो परा अहम क्या है? परा अहम इदम का एकदम ठीक विपरीत है। जिस प्रकार से इदम आनंद के सिद्धांत को फॉलो करता है, वहीं परा अहम किसको फॉलो करता है? परामहम आदर्श के सिद्धांत को पालन करता है। आदर्श के सिद्धांत के अनुरूप ये कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि परा अहम एक व्यक्ति के अंतःकरण में उच्च आदर्शों, उच्च मूल्यों
के लिए की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को क्या कर रहा होता है, प्रेरित कर रहा होता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक बुरी बात ये लग जाती है कि इन उच्च आदर्शों मूल्यों की प्राप्ति में ये भी समाज की परवाह नहीं करता है। तो अच्छा होने के बाद भी अगर आप समाज की परवाह नहीं करेंगे तो लाख अच्छे रहेंगे, समाज के अनुरूप आप बिहेवियर नहीं करेंगे तो समाज भी आपको क्या कहेगा, अच्छा नहीं कहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सुपर ईगो भी आपके अंदर मेन भूमिका में आ गया तो आप समाज के दृष्टिकोण से आपका व्यक्तित्व क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तो सुपर ईगो क्या करता है, उच्च आदर्शों मूल्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रेरित कर रहा होता है, लेकिन उसके चक्कर में वो समाज की परवाह नहीं करता है। एक बात। दूसरी बात, यह पाप और पुण्य, पाप पुण्य, सही गलत, इन चीजों का निर्धारण भी किसके द्वारा होता है, तो सुपर ईगो के द्वारा होता है। ठीक भाई, अच्छा तो है, भले ही समाज के अनुरूप आप नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज आपको अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन ये सब करने के बाद सारी अच्छाइयाँ इसके अंदर हैं, तो सोचे कि ये परा अहम कहाँ काम करेगा, तो वही काम करेगा जो अच्छा घर होगा। तो परा अहम कहाँ काम करता है, चेतन मन में। इदम कहाँ काम करता है, अचेतन मन में, और परा अहम कहाँ काम करता है, तो चेतन मन में। इस क्रम में और तीसरा और अंतिम का है अहम। अहम जिसे ईगो भी कहते हैं। ईगो क्या होता है, ईगो किस सिद्धांत का अनुसरण करता है, अहम जिसे हम ईगो कहते हैं इंग्लिश में, ये किस सिद्धांत का, तो ये वास्तविकता के सिद्धांत का, वास्तविकता के सिद्धांत का अनुसरण करता है। यानी कि इसके अंतर्गत क्या प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ये जो है ये वास्तविकता के धरातल पर कार्य करते हुए, वास्तविकता के धरातल मतलब क्या हो रहा है, परिस्थितियां कैसी हैं, इस परिस्थिति में क्या किया जाना सही रहेगा एक व्यक्ति के लिए, इन सभी चीजों पर विचार करते हुए किसके किस इच्छा की कितनी पूर्ति करनी है। मतलब कि जो अहम है, ईगो है, वो ये ध्यान देता है किसके आधार पे, परिस्थितियों के आधार पर यह निर्णय लेने का प्रयास करता है किसके, यानी कि किसके किसके, इदम के और परा अहम के, इन दोनों में से किसके किस इच्छा की कितनी और कब पूर्ति करनी है, इसका निर्धारण कौन करता है, अहम करता है। यानी आपके व्यक्तित्व के अंतःकरण में या आपके व्यक्तित्व में कौन सा ऐसा है जो निर्धारक की भूमिका में होता है, तो अहम। अच्छा, ये निर्धारण किसके आधार पर करता है, वास्तविकता के आधार पे, कि इस वास्तविकता की घड़ी में क्या करना आपके लिए हितकर है और क्या करना आपके लिए अहितकर है। एक तरह से ईगो जो है हर उस व्यवहार को करने के लिए या हर उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपको स्वीकृति प्रदान कर सकता है जिसकी पूर्ति के बाद आपके व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, भले ही वह कार्य या वो इच्छा अच्छी हो या बुरी। ईगो कभी इसका ध्यान नहीं रखता है कि वो इच्छा बुरी है आपकी कि अच्छी है, वो बस ये ध्यान रखता है कि उस इच्छा की पूर्ति के बाद आपके व्यक्तित्व पे कोई बट्टा न लगे, तो उस बात को क्या कर सकता है, ये स्वीकृति प्रदान कर सकता है। तो जैसे अगर इदम ने कोई इच्छा जाहिर की और पराहम ने भी जाहिर की, तो ये बस ध्यान देगा कि इस परिस्थिति में किसके इच्छा की पूर्ति करना संभव है और कितनी, इन सभी चीजों का निर्धारण कौन करता है, अहम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो अहम है वो पुलिसमैन की भूमिका में होता है। कहाँ पे, व्यक्ति के अंतःकरण में जो ये है अहम, वो पुलिसमैन की भूमिका में कार्य करता है और ये निर्धारण करता है कि किसके किस इच्छा की कितनी पूर्ति करनी है। या कह सकते हैं ये करणीय और अकरणीय, करणीय और अकरणीय का निर्धारण करता है, यानी कि क्या किया जा सकता है और क्या किया नहीं जा सकता है, या क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है, तो अहम। इसीलिए इसको सिगमंड फ्रायड ने क्या भूमिका कहा है, पुलिसमैन कहा है। तो ये तीनों आपको सुन, आप सोचिए कि अहम जो है वो इदम और पराहम दोनों के बीच में एक तालमेल स्थापित करता है, कभी इसकी इच्छा की पूर्ति करता है कभी इसकी इच्छा, लेकिन उस चक्कर में ध्यान क्या देता है, वो ध्यान समाज की देता है, वो ध्यान परिस्थितियों की देता है और उसी के आधार पे आपकी इच्छा की पूर्ति की वो अनुमति प्रदान करता है। और ये कहाँ रहता है, चूंकि इसको दोनों से तालमेल बैठाना है, इसलिए अहम जो होता है वो आंशिक रूप से चेतन मन में और आंशिक रूप से कहाँ रहता है, अचेतन मन में रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछे इदम कहाँ क्रियाशील होता है तो आप कहेंगे अनकॉन्शियस माइंड में, अहम और परा अहम कहाँ कार्य करता है या सक्रिय रहता है तो आप कहेंगे कॉन्शियस माइंड में, और अहम कहाँ या ईगो कहाँ क्रियाशील रहता है तो आप कहेंगे कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दोनों में।
ठीक, तो यहां से ये क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछे कि बताइए आपके अंदर इन तीनों घटकों में से कौन सा घटक है जो शक्तिशाली रहे तो आपका व्यक्तित्व ऊपर 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 चढ़ता रहेगा, तो निश्चित रूप से अगर आपके अंदर का जो नियंत्रण है, जो सारा कुछ मैनेज करता है अहम, जब तक ये सक्रिय रहेगा तभी तक क्या होगा, आपका व्यक्तित्व एक संगठित तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा, प्रभावशाली होता चला जाएगा। लेकिन अगर ईगो अगर कमजोर पड़ गया तो ईगो के कमजोर पड़ने पे क्या दिक्कत आएगी, या तो इदम मेन भूमिका में हो जाएगा या तो पराहम। अब अगर इदम होगा तो अनैतिक असामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करेगा, तो आप बुरे बन जाएंगे। पराहम सक्रिय होगा तो आप आवश्यकता है तो आदर्शों का पालन करने लगेंगे और तब पर भी समाज नजर में अच्छे नहीं रह पाएंगे। आप अपने विभिन्न कार्यों को करने से पहले आपका सुपर ईगो क्या करेगा, उसको रोक देगा और आप उस कार्य को नहीं कर, मतलब आप संकोच में पड़ते रहेंगे हरदम कि कोई काम करना भी चाहेंगे लेकिन आपके आदर्श क्या होंगे, उस काम को करने से आपको रोकते रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए किसका शक्तिशाली होना जरूरी है, तो आप कहेंगे किसका शक्तिशाली होना जरूरी है, अहम का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक हमने मन के दोनों आकारात्मक पक्ष और गत्यात्मक मॉडल दोनों को देखा, जिसमें चेतन अचेतन अर्धचेतन को देखा, इदम अहम और पराहम को देखा। अब इसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि सिगमंड फ्रायड ने और किन किन चीजों पर अपना ध्यान आकृष्ट किया है। चलिए देखिए, सिगमंड फ्रायड ने मन के विश्लेषण के आधार पर तो जो चर्चा की उसके अलावा उन्होंने कुछ मूल प्रवृत्तियों को भी बताया है। उनका मानना भी था कि जो बालक का जो व्यवहार होता है वो उनकी मूल प्रवृत्तियों से ही क्या होता है, नियंत्रित होता है या उसी पर ऊपर आधारित होता है। और उन्होंने कुल 2 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। जो मूल प्रवृत्तियां हैं वैसे तो मैकडूगल ने 14 बताई हैं, लेकिन सिगमंड फ्रायड ने कितनी बताई है, केवल 2, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो जीवन मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर सकारात्मक कार्यों के लिए उसे प्रेरित करती रहती है, वहीं जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है वह कहीं न कहीं विध्वंसात्मक कार्यों के लिए, जिसमें विध्वंस छुपा हो या जिसमें नकारात्मकता हो, ऐसे कार्यों के लिए उसे प्रेरित करती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है कि जीवन मूल प्रवृत्ति को और क्या कहते हैं, तो इरोस या जिजीविसा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी है कई बार। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति में थैनाटोस कहते हैं और मुमूर्षा भी उसे कहते हैं। तो सिगमंड फ्रायड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, 2, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस या जिजीविसा भी कहते हैं और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस और मुमूर्षा भी कहते हैं। उन्होंने इसके अलावा इलेक्ट्रा, ओडिपस और नार्सिन को भी व्यक्त किया है। इलेक्ट्रा का आशय क्या है, आपने पढ़ा होगा शैशवावस्था के दौरान, विशेषताओं के दौरान, कि बालिकाओं में एक प्रकार का जो अपने पिता के प्रति लगाव या स्नेह पाया जाता है, उस भाव को ही इन्होंने क्या नाम दे दिया है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। बोलते हैं इलेक्ट्रा प्रवृत्ति। बालक या बालिका में बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, जिसमें हार्मोन्स जब स्रावित होते हैं तो उस हार्मोन्स के प्रभाव में क्या होता है, बालिकाएं अपने पिता के प्रति आकर्षित होती हैं। तो पितृ प्रेम की जो भावना पाई जाती है उसे इन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा प्रवृत्ति। वहीं जो बालक में अपनी मां के प्रति प्रेम के भाव पैदा होते हैं 3 से 5, ये दोनों ही प्रवृत्तियां जो हैं वो 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के मध्य ही उत्पन्न होती हैं। तो इलेक्ट्रा ओडिपस या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का संबंध किससे होता है, तो बालिका से। ये बालिका में पाया जाता है, जो किसके प्रति प्रेम है, तो उसके पिता के प्रति प्रेम है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स या ओडिपस प्रवृत्ति जो है वो किसके प्रति प्रेम है, तो वो बालक में पाया जाता है। और वो किसके प्रति प्रेम है, तो वो मातृ प्रेम को प्रदर्शित करता है। यानी कि बालक में पाए जाने वाले मातृत्व प्रेम को हम क्या कहते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और बालिका में पाए जाने वाले पितृ प्रेम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और इन दोनों ही कॉम्प्लेक्सों की उत्पत्ति या प्रवृत्तियों की उत्पत्ति किस वर्ष में होती है, 3 से 5 वर्ष की उत्पत्ति में। उसमें अंतिम देखिए, नार्सिज्म नाम सुना होगा आपने, जो बालक के अंदर स्वप्रेम की भावना पाई जाती है, इसी को सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है, नार्सिज्म कहा है। जिसमें बालक क्या समझता है कि यहाँ पे जितनी भी व्यवस्थाएं, जितने भी लोग चारों तरफ उसके फैले हैं या यहाँ से वहाँ कोई व्यवहार कर रहे हैं, वो सारे कार्य किसके लिए किए जा रहे हैं, सिर्फ उसके लिए। उसकी यही सोच क्या कहलाती है, स्वप्रेम की भावना कहलाती है। और इसी को सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है, नार्सिज्म कहा है। तो यहां से ये क्वेश्चन अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि जीवन मूल प्रवृत्ति, इरोस और जिजीविसा, या ये इलेक्ट्रा, ओडिपस और नार्सिज्म, तो ये सारी अवधारणा को देने वाले कौन है, सिगमंड फ्रायड है।
निश्चय ही आपको आज का वीडियो अच्छा आया होगा और समझ में भी आया होगा। और अपने अगले वीडियो में हम अभी सिगमंड फ्रायड के ही द्वारा दिए गए लिबिडो की अवधारणा को आपके सामने लेकर आएंगे कि लिबिडो क्या है और वह जो है व्यक्तित्व के निर्धारण में कैसा अपना योगदान देता है। आज की वीडियो में हमने सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को पढ़ा, उनके द्वारा दिए गए कुछ और अन्य तथ्यों को भी ध्यान दिया जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलिए और अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को इसे शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।